माननीय अध्यक्ष जी, वैसे भी इस अभिभाषण में बहुत कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो मैं सोचती हूँ कि 15 मिनट भी समय बहुत ज़्यादा होगा इस पे बोलने के लिए। ये पर्याप्त समय है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बोलने के लिए। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रखा है प्रस्ताव और माननीय नेता बसपा ने, उससे मैं अपने आप को संबद्ध करते हुए, माननीय अध्यक्ष जी, अभिभाषण महामहिम का सरकार का प्रतिबिंब होता है। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की इच्छा शक्ति और संवेदनशीलता को दर्शाता है। पर अफसोस की बात है, लगातार जब इस अभिभाषण का अध्ययन किया हम लोगों ने उस दिन महामहिम के अभिभाषण के बाद, और इस बात पे चिंता थी कि आखिर 7 मिनट विलंब से, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहली बार ऐसा उदाहरण हुआ कि महामहिम राज्यपाल ने 7 मिनट के विलंब से अपना अभिभाषण पढ़ा, तो आखिर उसकी वजह क्या थी। तो अभिभाषण पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो गया, और जैसा माननीय प्रतिपक्ष ने और माननीय नेता बसपा ने कहा कि ये स्पष्ट था कि बहुत सारी चीज़ें, और मैं कहूँगी अधिकतर चीज़ें उसमें ऐसी थी जिससे माननीय राज्यपाल महोदय खुद आहत थी और वो उसको सदन में पढ़ना नहीं चाहती थी। इस अभिभाषण की अगर हम शुरुआत करते हैं तो जो शुरू का पन्ना है उसमें कोरोना के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। एक वैश्विक महामारी थी, हम सब लोगों ने देखा कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में इस महामारी की त्रासदी रही। हमने अपने बहुत सारे प्रिय लोगों को इस महामारी में खोया भी। हम सबकी संवेदना इस महामारी में रही। हम सरकार के साथ लगातार, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलीय नेता, मैंने स्वयं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी और उनको ये विश्वास दिलाया कि इस संकट की घड़ी में हम सब सरकार के साथ खड़े हैं, प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं। पर मैं कुछ तथ्य इस सदन में आपके माध्यम से रखना चाहती हूँ कि कोरोना देश में आया कैसे। अपने आप चल के नहीं आया था, कोरोना इस देश में लाया गया। अगर इस आंकड़ों पर हम ध्यान दें तो पहला, विश्व का पहला केस कोरोना का जो वुहान चीन में पाया गया था वो 1 नवंबर 2020 में पाया गया। भारत में पहला केस 2019 में पाया गया। तो भारत में पहला केस 31 जनवरी 2020 को केरल में रिपोर्ट किया गया था। ये वो लोग थे जो विदेश से भारत आए थे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 19 फरवरी को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सरकार को आगाह भी किया था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी हुनर हाट में बैठे थे, कि कोरोना की दस्तक देश में आ चुकी है, कृपया इसका संज्ञान लें और उचित सरकार कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश में पहला केस 3 मार्च को रिपोर्ट हुआ। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये जितने भी कोरोना के केस आए, ये विदेश से आए, तो आखिर हवाई सेवाएं क्यों नहीं बंद कर दी गई थी। जिन देशों ने हवाई सेवाएं बंद करी थी, उन देशों ने अपने देश की जनता को इस संक्रमण से काफी हद तक बचाया। वजह क्या थी? नमस्ते ट्रंप। 5000 से ज्यादा विदेश से लोग आए थे नमस्ते ट्रंप के आयोजन में, और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, केंद्र सरकार के हैं, कि अहमदाबाद, आगरा और मुंबई, जहां पर नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम आयोजित किए गए या जहां पे उनके लोगों का स्वागत किया गया, वहां पर जो एल स्ट्रेन था, जो अमेरिका और वुहान में पाया गया था, इन शहरों में वो स्ट्रेन पाया गया जो घातक था। लॉकडाउन की चर्चा की गई। मेरे एक साथी ने कल जब प्रस्ताव रखा था, धन्यवाद प्रस्ताव जब उन्होंने रखा, तो उन्होंने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी डिजास्टर मैनेजमेंट के मास्टर। जरा इस पे ध्यान दें कि जिस वक्त
लॉकडाउन लगा था उस वक्त भारत में कुल 470 केस आइडेंटिफाइड थे कोरोना के और केवल 8 मौतें हुई थी। लॉकडाउन लगा दिया गया और लॉकडाउन खोला कब गया? जब लाखों लोग संक्रमित हुए और कई हजार मौतें हुई, तब लॉकडाउन खोल दिया गया। तो मैं तो ये कहूंगी कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट के मास्टर नहीं थे, उन्होंने डिजास्टर को मैनेज किया पूरी तरह से। ये डिजास्टर, ये उनका मिसमैनेजमेंट था, जिसकी वजह से हमारा देश और हमारा उत्तर प्रदेश में हमने इतने बड़े संख्या में अपने लोगों को खोया और कोरोना से संक्रमण बढ़ा। प्रवासी मजदूरों की बदहाली का जिक्र किया गया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा और इसमें लिखा भी है कि 40 लाख प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों ने उनके घर पर भेजा। मैं बधाई देना चाहती हूं सरकार को, बड़ा अच्छा प्रयास था। पर मैं एक सवाल भी पूछना चाहती हूं कि आखिर हर प्रवासी मजदूर को अगर सरकार ने घर भेज दिया था, तो जो सड़कों पर चल रहे थे वो कौन थे? वो कहां से आए थे? जो ट्रेन की पटरी पे चल रहे थे, जिनके पैरों में छाले पड़ गए थे, कई महिलाओं के प्रसव तक सड़क पर हो गए थे, वो कौन थे? क्या इसका जवाब सरकार के पास है? हम सब लोगों ने प्रयास किया, सबने, किसी ने खाना खिलाया, हमने 1000 बसें देने का प्रस्ताव भी किया। हर किसी ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन प्रवासी मजदूरों की मदद करने की प्रयास करा। हमने कोई एहसान नहीं किया अध्यक्ष जी, ये हमारा कर्तव्य था अपने प्रदेश की जनता के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए। पर हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि पूरी तरह से, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहती, काफी विस्तार से हमारे नेता ने इस बात को रखा है, पर पूरी तरह से जिस तरह से इसमें घोटाले हुए, चाहे पीपी किट को लेकर के हुए, थर्मामीटर को लेकर के हुए, उन सब विषय पे नहीं जाना चाहती, वो पहले ही आ चुके हैं सदन में। पर सरकार इससे बेहतर मैनेजमेंट किया जा सकता था, कोरोना की रोकथाम की जा सकती थी। हाँ, ये बात सच है कि इस तरह का संक्रमण, इस तरह की परिस्थितियां, अपरिहार्य परिस्थितियां पहली बार प्रदेश में हुई और माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, पर यह अपर्याप्त था। और ये हमें एक चीज और सिखाता है कि इस तरह की परिस्थितियों के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में अभी बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की कमी है, उसको हमें पूरा करना चाहिए। अब मैं आगे अगर बढ़ती हूँ कोरोना की बात को छोड़ करके, तो कई योजनाओं की इसमें चर्चा की गई। गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, और लगातार हर अभिभाषण में ये सारी योजनाएं लिखित दिखाई देती हैं, पर केवल अभिभाषण की पुस्तक में दिखाई देती हैं, अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई। ये सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सुरसा के मुंह की तरह है कि लगातार चलती चली जा रही है। सरकार का 5 साल का समय समाप्त हो रहा है, पर अभी तक ये योजनाएं पूरी नहीं हुई। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, इन्वेस्टर समिट हुए, पर धरातल पे क्या? आज सरकार, ये मेरे सिर्फ 2 सवाल है सरकार से, कितने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिला और प्रदेश में कितना निवेश आया, ये सरकार बताने का आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ। 70 लाख रोजगार घोषणा पत्र में था भारतीय जनता पार्टी के 2017 में। ये जवाब सरकार को देना है कि 70 लाख रोजगार में से कितना सरकार ने दिया। कभी वो स्किल इंडिया की, जब उनसे रोजगार पे प्रश्न करा जाता है तो कभी वो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कभी स्किल इंडिया की बात करते हैं, पर सरकार ने कितने रोजगार दिए इस पे सरकार कोई जवाब नहीं देती।
47 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं कि आजाद भारत में 47 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर हुई है तो वो आज इस त्रासदी से प्रदेश और देश गुजर रहा है। पर इस अभिभाषण में नौजवानों के रोजगार के लिए कोई रोड मैप नहीं है। सरकार ने कोई भी तैयारी नहीं की। जॉब टू यूथ की बात सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में तो की थी, पर धरातल पे कहीं नहीं की। भ्रष्टाचार की बात करें, DHFL घोटाला, सबसे बड़ी बात कि एक व्यक्ति के नाम 40 लोग को नियुक्ति मिल रही है। ये अपने आप में मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये पहली बार इस तरह की घटना हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, उस पर कार्रवाई की, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह के घोटालों के जनक हैं कौन? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो ये घोटाले करने वाले लोग कौन हैं? वो बेनकाब होने चाहिए। किसानों की हितैषी बनती है सरकार। 12 हफ्ते से ज्यादा बीत गए हैं। इस देश का, इस प्रदेश का अन्नदाता आंदोलित है, सड़कों पे बैठा है। अगर जरा भी सरकार के अंदर इच्छा शक्ति होती, मुझे तो खुशी होती कि इसी सदन में सरकार ये प्रस्ताव लेकर आती उत्तर प्रदेश की कि ये तीनों काले कानून भारत सरकार वापस करे और हम सब उसका प्रस्ताव उनके समर्थन में इसको देते। पर इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। केवल किसानों के हित की बात करना, भाषण देना, ये अपर्याप्त है। डीजल और पेट्रोल के दाम, मैं केवल आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ। बेस प्राइस डीजल की, फ्यूल की 31.82 है। बेस प्राइस, जो जिस प्राइस पे हम फ्यूल खरीद रहे हैं, और उस पे वैट कितना है? 26.80%, मतलब 18.74 रुपए, 18.74 पैसे प्रति लीटर। महाराष्ट्र की बात मैं आपको बता दूं, आप मुंबई भी मेरा है, महाराष्ट्र भी मेरा है। वैट वहां पर, मुंबई का मैं आंकड़ा दे दूं आपको, वैट 26% है वहां पे, उत्तर प्रदेश से कम है, और वहां पर 10.12% प्रति लीटर की दर से वैट लिया जाता है। एक आंकड़ा और मैं रखना चाहती हूँ। 2014 में बेस प्राइस थी 47.12 और उस वक्त था वैट 14%, और आज ये आंकड़े पिछले वर्ष के हैं कि बेस प्राइस कम हो गई, 31 रुपए हो गई, और वैट बढ़ा करके 27% कर दिया। अगर क्या ये सीधे किसानों को, अगर कटाई, मड़ाई, जुताई में किसानों के लिए डीजल का सबसे बड़ा महत्व है, इसका सीधा असर अगर किसी पे पड़ता है तो किसानों पे पड़ता है। MSP तो आप दे नहीं पा रहे, जिस तरह से खरीद नहीं हो पा रही है किसानों की, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आज जो आवारा पशु की समस्या सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में है, उसको लेकर के मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी अध्यक्ष, क्योंकि बहुत कुछ कहने को नहीं है, पर हाँ 2-3 बिंदु जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आवश्यक है वो मैं जरूर आप इस सदन में रखना चाहती हूँ। आवारा पशु की समस्या से तो आप भी अपने क्षेत्र में परेशान हैं, यहाँ बैठे सभी साथी परेशान, हम सब परेशान, पर सबसे बड़ी बहुत अच्छी व्यवस्था है। गौशाला में गौशालाएं बननी गई, बड़ी अच्छी बात है, हम सबने उसका स्वागत किया, मैं आभार व्यक्त करती हूँ सरकार का। पर जब समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पे और गौशालाओं की परिस्थितियां देखती हूँ तो बहुत द्रवित हो जाता है। किस तरह सैकड़ों की संख्या में बदहाली के कारण गौवंश मर रहा है,
पर इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। मैं मानती हूं कि इससे बड़ा आने वाले समय में गौशाला में जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पाया जाएगा। और इससे जो किसान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वो अपनी फसल नहीं बचा पा रहा। आपने उसको रोजगार तो उसके बच्चे को नहीं दिया, पर लाठी जरूर पकड़ा दी कि जाओ और जाकर के अपने खेत की सुरक्षा करो। यूरिया खाद डीएपी, जिसकी बोरी पहले 50 किलो की होती थी, उसका दाम तो आपने बढ़ा दिया, पर 5 किलो उसमें से उसकी कम कर दी। तो मैं तो यही कहूंगी कि इसी को कहते हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। 5 किलो कम हुआ है, 45 हो गई है और 45 किलो की, पर दाम तो 45। रेट तो बढ़ गया, रेट बढ़ गया उसका। नहीं, रेट नहीं बढ़ा है। जब माननीय राम गोविंद चौधरी जी थे तो 50 केजी की यूरिया 336 रुपए में बिका करती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में वो घट करके 299 रुपया में 50 केजी की यूरिया मिलती है। और इसी तरीके से 45 किलो की यूरिया उस समय वो 300 रुपये के करीब थी। वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 45 किलो यूरिया का दाम घटा करके 266 रुपये 50 पैसे। ये तो निर्धारित तथ्य के बिल्कुल विपरीत बात है। ये बात को घुमाते हैं अध्यक्ष जी। डीएपी और एनपीके का बता दीजिए, डीएपी और एनपीके के भी बता दीजिए उसके। नहीं, और यूरिया के बारे में पहली बार धरती पुत्र आदरणीय नेताजी ने उत्तर प्रदेश के किसानों पर एसीटीएन टैक्स 5% लगाया था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद वो 5% एसीटीएन टैक्स हम लोगों ने खत्म किया, और उसका ये परिणाम है कि यूरिया आज उत्तर प्रदेश के किसानों को पिछले 2.5 साल से जो है वो सस्ते दरों पर प्राप्त हो रही है। डीएपी भी मैंने माननीय मंत्री जी डीएपी भी बताया है, इसमें डीएपी का दाम भी पूछा है। बहरहाल हमारे किसानों को उचित दामों पर हमेशा मिलती रही है। किसानों का अगर हित किया है किसी ने, तो वो केवल कांग्रेस की सरकार ने किया है। ये सरकार ने हमेशा किसानों का अनहित किया है। मुझे आज अफसोस होता है माननीय अध्यक्ष जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था सरकार ने। एनसीआरबी की रिपोर्ट में उसमें नहीं जाऊंगी, सबने प्रस्तुत कर दी है रिपोर्ट में, आंकड़ों में नहीं जाऊंगी। पर पूरे देश में सिर्फ एक बात कहूंगी कि पूरे देश में जो महिलाओं के प्रति अपराध है, उसमें 14.7% अपराध केवल उत्तर प्रदेश में। और उससे भी बड़ी बात बताना चाहती हूँ कि जो महिलाओं के जो प्रति अपराध की पेंडेंसी है, लंबित है मामले, वो 92.4% है। ये उससे भी एक अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर उन महिलाओं को उनके खिलाफ जो अपराध हुए हैं, अगर न्याय नहीं मिलेगा, तो मैं मानती हूं कि सारी चीजें बेईमानी हो जाएंगी। इसका सबसे बड़ी जो कमी थी वो था फास्ट ट्रैक कोर्ट। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है, मैं बधाई देना चाहती हूं उनको, उन्होंने इसकी घोषणा की थी और लगातार 2 बार अभिभाषण में इसकी चर्चा भी थी। पर अफसोस की बात कि इस अभिभाषण में इसकी चर्चा भी नहीं है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहे हैं, कितने बने हैं और कब तक हर जिले में बनेंगे, ताकि बेटियों को न्याय मिल सकेगा। चलिए, इसमें कुछ घटनाएं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कुछ घटनाओं का जिक्र कर दो। हाथरस, उन्नाव, बदायूं, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, ये सारी वो जिले हैं। और बहुत सारी घटनाएं, उन्नाव की सब घटनाओं को तो आपको मालूम है, जहां पे महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध हुआ। दलित उत्पीड़न के मामले में भी 25.8% केवल यूपी के। हाथरस की घटना ने पूरे देश और दुनिया को द्रवित क्यों किया अध्यक्ष जी? जब उस बेटी की मौत हो गई तो सबसे बड़े दुख की बात यह है
कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जहां संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, उस बेटी के साथ खड़े होना चाहिए था, इस प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने उस मरी हुई बेटी का चरित्र हनन किया। ये सबसे बड़ी दुखद बात थी। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, मैं माननीय अपराध की जिस तरह से घटनाएं पूरे प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। पर मुख्यमंत्री जी के अंदर इच्छा शक्ति हो सकती है, पर क्या वजह है कि अपराधी या तो जेल में है और या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, तो ये हत्याएं कैसे हो रही, ये लूट कैसे हो रही, इसकी जवाबदेही किसके ऊपर है? कौन तय करेगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या ये अपराध उन माफियाओं को संरक्षण दे रही है सरकार जो यहाँ पे पनप रहे हैं? और अगर नहीं तो सख्त कदम उठाने चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, और जो उन्होंने कहा था जीरो टॉलरेंस अपराध के लिए वो होना चाहिए। अंत में इतना ही कहूंगी अध्यक्ष जी, सच को सच कहे, सच को सच कहते हैं तो सरकार को तकलीफ होती है, सच को सच कहते हैं सरकार को तकलीफ होती है, झूठे जुमलों को सच कहने में हमें तकलीफ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसमें जो अपने सुझाव हैं उसको मैं चाहती हूँ कि इससे संबद्ध करके इसको बल देते हैं और बल दिया